बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं गणित में बीजी व्यंजकों के गुणनखंड एवं खंडन, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। बीजी व्यंजकों के गुणनखंड एवं गुणनखंडन पढ़ेंगे। फैक्टर्स एंड फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बच्चों आइए इनकी भूमिका पर विचार करते हैं। एक शिक्षिका गणतंत्र दिवस के अवसर पर कक्षा 8वीं के छात्रों को टॉफियाँ बांट रही थी। उनकी थैली में 60 टॉफियाँ थी। सभी छात्रों का ध्यान इस ओर लगा था कि किसी को ज़्यादा ना मिले और सारी टॉफियाँ बंट भी जाए। तभी लता ने सोचना शुरू किया, हमारी कक्षा में 10 छात्र हैं, प्रत्येक छात्र को 6 टॉफियाँ मिलेंगी और शेष कुछ नहीं बचेगा। यदि कक्षा में 15 छात्र होते तब प्रत्येक को 4-4 टॉफियाँ मिलती। लता ने अपनी कॉपी में निकालकर हिसाब लिखना शुरू किया कि कितने छात्र हों तो 60 टॉफियों के इस प्रकार बराबर बराबर बांटा जा सकता है कि कोई भी टॉफी शेष न बचे। उसने देखा कि 60 टॉफियों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 बच्चों को बांटा जाए तो कोई भी टॉफी शेष नहीं बचेगी। एक बार और सुनेंगे बच्चों। 60 टॉफियों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60 बच्चों को बांटा जाए तो कोई भी टॉफी शेष नहीं बचेगी। रमा, जो बहुत देर से लता की इस उधेड़बुन को देख रही थी, ने लता को बताया कि ऊपर लिखी गई सभी संख्याओं का 60 में पूरा पूरा भाग जाता है, अतः ये सभी संख्याएं 60 के गुणनखंड है। इसे ही हम सर्वसंभव गुणनखंड भी कहते हैं। आइए देखते हैं बच्चों इसी प्रकार 3x² y के गुणनखंड क्या क्या होने चाहिए। 3x² y। अब यहाँ देखेंगे जब हम इसके गुणनखंड पता करेंगे तो 1, 3x, 3x, x², 3x², y, 3y, xy, 3xy, x²y और 3x² होंगे। इसी प्रकार 6y² के गुणनखंड क्या क्या होंगे बच्चों। 1, 2, 3, 6 y, 2y, 3y, 6y, y², 2y², 3y² और 6y²। इस तरह से हम देखते हैं बच्चों 3x² y के गुणनखंड। इतनी सारी संख्याएं हमको मिली, जिनसे भाग दें तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। उसी प्रकार 6y² के ये सभी संख्याएं गुणनखंड हुई। अब इसमें अगर पूछा जाए बच्चों उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो हम उभयनिष्ठ गुणनखंड मालूम करेंगे इस प्रकार। उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको मिलेगा, देखिए उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो। 1 हम यहाँ लिख लेंगे बच्चों, 1, 3 दोनों में है। इसी प्रकार आपका आ जाएगा y, ये y आ गया बच्चों। फिर आएगा 3y और इस तरह से देखेंगे। इसके बाद कोई भी संख्या दोनों में नहीं मेल खा रही है, नहीं मैच कर रही है, तो इस तरह से हमारे उभयनिष्ठ हुए 1, 3y और 3y। इसमें अगर मसा पूछा जाए, क्या पूछा जाए बच्चों, मसा, महत्तम समापवर्तक। अगर इसमें मसा पूछा जाए तो मसा होगा 3y। जो हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाला है उसमें जो अंतिम गुणनखंड होगा, सबसे बड़ा जो गुणनखंड होगा वही मसा होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। तो इस तरह से हम गुणनखंड करके हम मसा भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए बच्चों उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण है 12s⁻³ t⁻2 u⁻3 एवं 16s⁻4 t u⁻2 का मसा ज्ञात कीजिए। इसका हम मसा कैसे ज्ञात करेंगे। मसा मतलब महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले बच्चों हम इनके गुणनखंडों को पता करेंगे कि कौन कौन से इनके गुणनखंड हैं। आइए देखते हैं संख्या 12s⁻³ t⁻2 u⁻3 इनके संभावित गुणनखंड कौन कौन से होंगे, संभव गुणनखंड कौन कौन से होंगे। तो इनके गुणनखंड होंगे बच्चों 2, फिर 2, 3, फिर होगा s,
एस एस, क्योंकि एस का घात 3 दिया हुआ है बच्चों, टी का घात 2 दिया है तो टी हम लिखेंगे 2 बार, टी का घात 2 तो अर्थात टी 2 बार हो जाएगा। फिर लिखा है u का घात 3 तो u को हम 3 बार लिख लेते हैं इस तरह से। अब आते हैं 16 एस का घात 4, टी का घात 2, टी का घात कुछ नहीं है, u का घात 2 है। अब इसके कौन कौन से संभावित गुणनखंड होंगे इसको तो पता करते हैं। 16 को अगर हम विभाजित करेंगे तो इसके भाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसी प्रकार s 4 बार आया हुआ है बच्चों, ये हम 4 बार इसको लिख लेंगे। s के बाद t 1 बार आया हुआ है, t के बाद है u जो 2 बार आया हुआ है, u का घात 2 दिया हुआ है। अब इसमें देखेंगे मासा क्या है, अर्थात इसमें कौन कौन से हैं जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो हम पता करते हैं। तो मासा होगा, अब इसमें देखेंगे मासा 2, ये कॉमन है 2 तो हम लिख लेंगे पहले 2। देखेंगे पुनः 2 कॉमन है दोनों संख्याओं में तो 2 हम लिख लेंगे। अब देखेंगे उसके बाद कौन सी संख्या कॉमन है बच्चों, s, यहाँ s नीचे भी s तो 1 बार s लिख लेंगे। और s है क्या, ऊपर भी s है नीचे भी s है, इस तरह से दूसरा s भी हमको मालूम हो गया। और कोई संख्या है एक और s जो कॉमन है वो उसको भी लिख लेंगे। उसके बाद t कॉमन है बच्चों, इस तरह से हम t भी लिख लेंगे। और कोई संख्या जो कॉमन है, कोई संख्या कॉमन नहीं है। और देखेंगे हाँ है कॉमन बच्चों u, ये देखिए u कॉमन है तो u लिख लेंगे हम। और उसके बाद पुनः u कॉमन है तो इस तरह से u भी हम लिख लेंगे। अब इसको देखेंगे बच्चों कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो मासा के रूप में हैं। तो हमने लिखा 2 2 s s s t u u। अब इसे हम गुणा करके लिख लेंगे, 2 दूनी 4, s 3 बार आया हुआ है तो s का घात हो जाएगा 3, t 1 बार आया हुआ है और u 2 बार आया हुआ है तो u का घात हो जाएगा 2। तो इस तरह से 4 s का घात 3 t और u का घात 2 ये हमारा मासा होगा। तो हम इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड मालूम करके मासा ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला उदाहरण। बच्चों अगला प्रश्न है 14l² के सभी गुणनखंडों को लिखिए। अब इसके सभी गुणनखंड कौन कौन से होंगे, जैसा कि आपको उदाहरण में बताया गया है बच्चों। सबसे पहले 14 के सभी गुणनखंड होंगे, 1 होगा, 2 से 14 विभाजित हो जाता है बच्चों, 7 से विभाजित हो जाता है और 14 स्वयं से विभाजित हो जाएगा। फिर l² दिया है बच्चों, अर्थात l और l² दोनों से विभाजित हो जाएगा। फिर m दिया हुआ है, ये इस तरह से, पहले इसको आप लिख लीजिए समझने के लिए। उसके बाद हम तीनों संख्याओं में चलेंगे तो देखेंगे m के बाद आ जाएगा आपका 2l, फिर आ जाएगा 2l², फिर आ जाएगा बच्चों 2m। समझ रहे हैं ना बच्चों। देखिए सबसे पहले आप 14 के गुणनखंडों को लिख लीजिए, फिर l और l² के गुणनखंड हो गए, फिर m के m हो गए, फिर 2 से 2l 2l², 2m इस तरह से लिख लिए। उसके बाद हम 7 से चलेंगे, 7 में। अब 7 में भी वही सेम प्रक्रिया दोहरा देंगे बच्चों, 7l 7l², 7m। उसके बाद फिर 14 का दोहरा देंगे, 14l 14l², फिर हो जाएगा बच्चों 14m। उसके बाद फिर l का दोहरा देंगे सबके साथ, अर्थात lm हो जाएगा 2। अब तीनों संख्याओं का चलते हैं, 2lm हो जाएगा, 7lm हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा। फिर l² के साथ वही प्रक्रिया दोहरा देंगे, l²m हो जाएगा, फिर 2l²m हो जाएगा, फिर 7 के साथ 7l²m और उसके बाद फिर 14l²m। तो इस तरह से हम सभी गुणनखंडों को मालूम कर सकते हैं। तो 14l²m के अगर सभी गुणनखंडों को पूछा जाए बच्चों तो इतने सारे होंगे जो 14 के गुणनखंड होंगे। 14 को अगर विभाजित करें इन सभी संख्याओं से तो कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, अर्थात 14l²m के गुणनखंड होंगे इतने सारे। और ये गुणनखंड कैसे मालूम किए हैं आप सबको पता हो गया। पहले 14 का हमने गुणनखंड किया, 1 2 7 14, फिर l² के गुणनखंड l और l², फिर m के गुणनखंड m निकाला। उसी प्रकार फिर 2 का l से, फिर 2 का l² से, फिर 2 का m से, उसके बाद फिर 7 का l से, l² से, m से, फिर 14 का l से, l² से, m से,
फिर दो दो संख्याओं का फिर हमने मालूम किया और इस तरह से हमने सभी अभाज्य गुणनखंडों को मालूम कर लिया। बच्चों, आपकी सुविधा और वीडियो की लंबाई को देखते हुए हम इस प्रश्न के साथ ही पहला भाग समाप्त करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी भाग 2 में और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपसे, अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।